आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 जो कि है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अभी तक हमने किया था कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, अग्रीमेंट क्या होता है और असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट ही था ऑफर। अगर हम अग्रीमेंट की डेफिनेशन ही हमने जो की थी उसमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मोटा मोटा हम उसी को अग्रीमेंट कह देते हैं। अब होता क्या है, ऑफर को हम प्रपोजल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है लॉ की टर्म्स में? सबसे पहले सेक्शन 2A में लिखा है ऑफर होता क्या है। तो डेफिनेशन जो गिवन है ऑफर की, सेक्शन 2 सबसेक्शन A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया है। प्रपोजल या ऑफर एक ही बात है। अब इसका मतलब क्या है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन की विलिंगनेस कि जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, सपोज ए पर्सन ने सोचा कि उसके पास जो साइकिल है वो बी को सेल करेगा 20,000 में, ठीक है। तो इसमें ए ऑफर करेगा कि आई वांट टू सेल, कि मैं आपको अपनी साइकिल बेचना चाहता हूँ जो वाइट कलर की है 20,000 में बी को। और इस चीज़ को, ये पूरे स्टेटमेंट को जो ए बोलेगा बी को, उसको हम कहते हैं ऑफर या प्रपोजल। अभी किया क्यों जाता है? ताकि बी की रजामंदी ली जा सके, बी की एक्सेप्टेंस ली जा सके। और द मोमेंट बी कहेगा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साइकिल खरीदने के लिए राजी हूँ, मैं 20,000 रुपये तुम्हें दे दूंगा, तो फिर हम कहेंगे कि ऑफर हो गया, बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया वो ऑफर, और जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं ए और बी। तो ऑफर का मतलब क्या है? जब एक पर्सन दूसरे की एक्सेप्टेंस या विलिंगनेस लेने के लिए, उसको उसकी असेंट लेने के लिए, उसकी रजामंदी लेने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ को प्रपोज करता है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट बोलता है, उसको हम कहते हैं प्रपोजल या ऑफर। अब ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पॉजिटिव में ही हो, हर बार ये सेम एग्जाम्पल ही हो। अब ऐसा भी हो सकता है ए ने कहा बी को कि मैं तुम्हारे को 50 लाख रुपए देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम आगे आने वाले टाइम में कभी भी मेरे ऊपर केस नहीं करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ए ने बी की रजामंदी किस चीज़ के लिए ली? कुछ ना करने के लिए। तो या तो कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करवाने के लिए आप ऑफर कर रहे हो, या फिर कोई चीज़ को रोकने के लिए आप जो है ऑफर कर रहे हो, वो भी वैलिड ऑफर माना जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल ऑफर की हैं कि एक पर्सन जब दूसरे की रजामंदी लेता है कोई काम करने के लिए या कोई काम ना करने के लिए, उसको हम कहते हैं ऑफर। अब जो पर्सन ये प्रपोजल देता है, यानी इस केस में जो ए है, उसको हम कहते हैं प्रॉमिसर या ऑफरर, और जिसको ये प्रपोजल दिया जाता है, यानी इस केस में बी, उसको हम कहते हैं ऑफरी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये है डेफिनेशन ऑफर की। अब आते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर। अब कुछ रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया। सपोज अगर एक पर्सन बोल रहा है कि मैं 20,000 रुपये दूंगा पर तुम मुझसे ड्रग्स खरीद लो, तो ये सारी चीज़ें फिर वो वैलिड ऑफर होगा या नहीं होगा? अगर आप किसी को जान से मारने के लिए किसी को पैसे दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो कि मैं इतने पैसे दूंगा अगर तुम इस इंसान को जान से मार दोगे, तो वो वैलिड ऑफर होगा या नहीं होगा? उसके कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा ऑफर सही है, कोर्ट में लेके जाने योग्य है। फर्स्ट वन इज एन ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। दो तरीके का ऑफर हो सकता है, या एक्सप्रेस हो सकता है ऑफर, या इम्प्लाइड हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ऑफर एक्सप्रेस का मतलब क्या है? सपोज जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, ए ने बी को लिख के दे दिया कि मैं विलिंग हूँ तुम्हारे को अपना साइकिल बेचने के लिए 20,000 रुपये में, ठीक है। उसने प्रॉपर ये चीज़ लिख के दी बी को, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर, की सारी चीज़ें उसने एक्सप्रेस की है वर्ड्स के थ्रू, रिटन में, ठीक है। या फिर
इनफैक्ट अगर ऑरली भी बोला है तो भी वो वैलिड ऑफर माना जाएगा, क्योंकि आपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया है कि मैं अपनी ये चीज़ इतने रुपए में तुम्हें बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब वर्ड्स यूज करते हो, जब चाहे वो रिटन में हो चाहे वो बोल के हो, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड का मतलब क्या है? इम्प्लाइड का मतलब है कि जब आपने वर्ड्स यूज नहीं किए लेकिन आपका कंडक्ट ऐसा है, आपने कुछ ऐसी चीज की है जिससे खुद ब खुद आपने ऑफर दे दिया है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज डीटीसी वालों ने जो बसेस चलाई हैं ए रूट से बी रूट तक जाने के लिए, ठीक है, अब उन्होंने बसेस चला दी, तो उसका मतलब क्या है? ये एक इम्प्लाइड ऑफर है। हर बार जो पैसेंजर आएगा वो बार बार जैसे ही पैसेंजर चढ़ेगा वो नहीं बोलेंगे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप एक्सेप्ट कर रहे हो हमारा ऑफर। ये पता ही है पैसेंजर्स को कि डीटीसी की बसेस चल गई हैं, तो यानी ये उन्होंने ऑफर दे दिया है। द मोमेंट आप उस बस में चढ़ोगे तो क्या हो गया, वो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो वो ना रिटन में आपको ये चीज़ लिख के दे रहे हैं, ना वर्बली आपको बताए जा रहे हैं कि इस जगह से इस जगह पे जाने का फेयर इतना है, या आप जैसे ही चढ़ते हो आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो ये सब चीज़ें वर्ड्स के थ्रू नहीं एक्सप्रेस करते, लेकिन दिस इज इम्प्लाइड। ऐसे ही रेस्टोरेंट वाले जैसे ही रेस्टोरेंट ओपन हुआ तो उन्होंने ऑफर कर दिया आपको खाना। अब आप वहां बैठे हो, आपने ऑर्डर कर दिया है खाना, मतलब आपने उनके ऑफर को एक्सेप्ट किया है। अब अगेन वो ये चीज़ बोल के नहीं बताते कि अगर आप हमारा खाना ऑर्डर कर रहे हो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो हमारा ऑफर, ये पता ही है। दिस इज इम्प्लाइड। ठीक है, तो ये तरह के ऑफर जो है वैलिड ऑफर होते हैं, चाहे बोल के बताए गए हो, चाहे लिख के बताए गए हो, या कई बार कुछ ऐसा किया गया हो जिसमें पता चल जाए कि ये ऑफर है, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर, दोनों ही वैलिड होते हैं। सेकेंड, an offer must give rise to legal consequences and be capable of creating legal relations। ये हमने एसेंशियल्स में भी किया था। अब आप किसी को ऑफर कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड को ऑफर कर रहे हो कि यार मैं आज तुझे पार्टी दूंगा, ठीक है, आप इस जगह पे तुम पहुंच जाना, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप कोई भी प्रपोजल करते हो, कोई भी ऑफर करते हो, अपने दोस्त को लेके जाते हो कहीं पे, या अपने दोस्त को कहीं लेके जाने का प्रॉमिस करते हो, तो अगेन वो एक वैलिड ऑफर नहीं होता, क्योंकि उसमें आपकी इंटेंशन ये नहीं होती कि अगर आप नहीं लेके गए तो आपका दोस्त आपके ऊपर केस कर सके। ठीक है, तो जो भी आप ऑफर कर रहे हो वो ऐसा ऑफर होना चाहिए जिसमें आपकी इंटेंशन ये हो कि अगर आपने वो फुलफिल नहीं किया तो दूसरा पर्सन आपको जो है कोर्ट में लेके जा सकेगा। तो लीगल कंसीक्वेंसेस हो सकेंगे अगर आप ये चीज़ को फुलफिल नहीं करोगे। जैसे सेम एग्जाम्पल पिछली जो हमने एग्जाम्पल ली थी, अगर ए ने अपना साइकिल 20,000 रुपये में कहा है बी को बेचेगा, और अगर बी ने 20,000 दे दिया और ए ने साइकिल नहीं दिया, तो बी जो है कोर्ट में चला जाएगा। तो ये जो है, क्योंकि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, दोनों पार्टीज की इंटेंशन यही है, जब वो ऑफर कर रहा है और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, दोनों को पता है कि अगर इनमें से कोई भी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगा तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। तो ये वैलिड ऑफर का पॉइंट है कि दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए ये चीज़, उनका इंटेंशन यही होना चाहिए कि अगर फुलफिल नहीं होगा वो ऑफर तो फिर वो उनके ऊपर केस हो सकता है। इसीलिए अगर सपोज किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कह दिया कि मैं डिनर पे लेके जाऊंगा, लेकिन फिर वो नहीं लेके जा पाया, तो वाइफ केस नहीं कर सकती, तो वो वैलिड ऑफर नहीं हुआ। तो एक वैलिड ऑफर होने के लिए दोनों पार्टीज का इंटेंशन यही होना चाहिए कि अगर फुलफिल नहीं हुई वो चीज़ तो दूसरी पार्टी उसको कोर्ट में लेके जा सकेगी। थर्ड, टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग। ये हमने एसेंशियल्स में भी किया था। अब आप ऑफर कर रहे हो, सपोज ए पर्सन ने कहा कि मैं तुम्हें अपना साइकिल बेच दूंगा, बी को कहा ठीक है जितने रुपए में तुम्हें खरीदना है उतने रुपए में खरीद लेना। अब ये एक वैलिड ऑफर नहीं है, क्योंकि इसमें रुपीस
कितने रुपए में साइकिल बेचा जाएगा वो तो बताया ही नहीं गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेग ऑफर। वेग ऑफर मतलब जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं है। तो ऐसा कोई ऑफर जिसमें आप एक्चुअल में सारी चीज़ें खुल के नहीं बता रहे हो, सारी चीज़ें सर्टेन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो वो भी एक वैलिड ऑफर नहीं होगा। एक वैलिड ऑफर के लिए आपको सारी चीज़ें सही मायने में सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कौन सा साइकिल, कितने रुपए का साइकिल आप बेचोगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी पी को, तभी वो वैलिड ऑफर होगा। देन एन इन्विटेशन टू एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। तो जैसे अगर हम बात करें, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। कई चीज़ें हमें लगता है, क्योंकि इम्प्लाइड में हमने ये बात करी है कि कई चीज़ें कंडक्ट से हमें लगता है कि जो है हमारे को ऑफर मिल गया है, ठीक है। लेकिन कई बार सिर्फ इनविटेशन मिला होता है ऑफर का, ऑफर नहीं किया गया होता। दोनों में डिफरेंस है, इम्प्लाइड ऑफर और इनविटेशन ऑफर में। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इम्प्लाइड की तो एग्जाम्पल आपको मैंने दे दी है। अब जो इनविटेशन टू एन ऑफर है उसको समझने के लिए, सपोज ए पार्टी ने टेंडर भेजा बी को, ठीक है। टेंडर मतलब एक लिस्ट भेजी जिसमें उसने बोला कि हमारे पास 40 कॉपीज़ है, ठीक है। एक कॉपी का प्राइस 20 रुपीज़ है। हमारे पास प्रीमियम लेवल की नोटबुक्स भी है, उसका प्राइस वो 60 है, उसका प्राइस 30 रुपीज़ है एक का, ठीक है। ऐसे करके उसने पूरी लिस्ट भेजी है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, आप देख लो। अब ये ऑफर नहीं है, दिस इज जस्ट एन इन्विटेशन टू एन ऑफर, ठीक है। ये सिर्फ इनवाइट किया गया है कि हमारे पास, सिर्फ ये बताया गया है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अब बी जो है इसमें से सिलेक्ट करेगा कि उसको क्या चीज़ चाहिए। उसको प्रीमियम नोटबुक्स चाहिए, उसको रेगुलर नोटबुक्स चाहिए, उसको और कुछ चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लिख के फिर बी ऑफर करेगा ए को कि मुझे ये चीज़ें इतने प्राइस पे चाहिए, और फिर उसके बाद उसके रिप्लाई में ए जो है एक्सेप्ट करेगा वो ऑफर। तो अगेन ये जो है, जब जैसे अगर आप किसी ज्वेलरी स्टोर पर जाते हो, वहाँ पे सारी ज्वेलरी डिस्प्लेड है, ठीक है। आप कहीं पे किसी भी शॉप पे जाते हो, वहाँ पे सब कुछ डिस्प्लेड है, वो सारा कुछ आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं। दैट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। तो वो इन्विटेशन है, आप जाके कहते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर आपने ऑफर किया, दूसरा जो पर्सन है उसने एक्सेप्ट किया, और फिर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको दिखा दी, अब आपको वो सारी चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी, वो सारी ऑफर ही होगी, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगेन इन्विटेशन टू एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। हर एक इन्विटेशन जो है वो ऑफर नहीं होता। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। नेक्स्ट इज एन ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल। अब जो ऑफर है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक मतलब जैसे हमारी अभी तक की एग्जाम्पल्स थी, ठीक है। ए ने बी को साइकिल के लिए बोला, ए ने बी को जो है कहा कि मैं अपना घर तुम्हें बेचना चाहता हूँ, तो वो क्या है, स्पेसिफिक ऑफर। एक पर्टिकुलर पर्सन को मिला हुआ ऑफर, इंडिविजुअल को मिला हुआ ऑफर, उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर, जैसे आपने कई एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी, कई बार कंपनीज क्या कहती है कि अगर हमारी चीज़ यूज़ करके आपको सही जो है रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हम आपको इतने रुपए कैश देंगे, ठीक है, या हम आपका पूरा जो खर्चा है वो बियर करेंगे। ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स जो दी जाती है वो क्या है, वो जनरल ऑफर है। कोई भी पर्सन है वो चीज़ को खरीदेगा, उसको यूज़ करेगा, अगर लगता है कि वो यूज़ सही ढंग से नहीं हो पाया, ठीक है, उसके रिजल्ट सही नहीं आ पाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस कंपनी पे, कोई भी पर्सन ए बी सी कोई भी जाके केस कर सकता है और कंपनी जो है उसको कंपनसेट करेगी। तो क्योंकि ये ऑफर सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दिया गया, जनरल पब्लिक को दिया गया है, तो वो भी एक वैलिड ऑफर है। तो ऑफर
चाहे एक स्पेसिफिक पर्सन को भी दिया जा सकता है या फिर जनरल पब्लिक को भी दिया जा सकता है। एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। हमेशा ऑफर जो है आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ऑफरी को बताना पड़ेगा। आपने सिर्फ सोच लिया कि मैं बी को जाके कहूँगा कि मेरे पास साइकिल पड़ी है 20,000 की, तो वो खरीद ले, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऑफर कर दिया, तो सिर्फ आपने सोचा है। जब तक आप बी को नहीं बताते, ये कम्युनिकेट नहीं करते कि आप अपना साइकिल जो है वो इतने रुपए का उसको बेचना चाहते हो, तब तक वो वैलिड ऑफर नहीं होगा। ये चीज़ इतनी ज़रूरी क्यों है? सपोज इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये देखने के लिए कि वो कम्युनिकेशन पार्ट इतना ज़रूरी क्यों है। अब एक केस था, उसमें क्या हुआ कि एक ओनर था, ठीक है, उसके पास एक डॉग था। उसका डॉग जो है वो मिसिंग हो गया। उसने अपने सर्वेंट को भेजा डॉग को ढूंढने के लिए। जैसे ही सर्वेंट बाहर गया ढूंढने के लिए, ओनर ने क्या किया, एक जो है पोस्टर बनाया। पोस्टर पे लिखा कि जो भी इस डॉग को ढूंढ के लेके आएगा उसको मैं 50,000 रुपये दूंगा। ठीक है, सर्वेंट ने बाय द टाइम उतने में डॉग को ढूंढ लिया। डॉग को ढूंढ के वापस आया, ओनर को पकड़ाया और उसने आके देखा कि ये तो पोस्टर लगा हुआ है 50,000 का। अब सर्वेंट ने कहा कि मुझे 50,000 दो, आपने लिखा है, ठीक है, कि ये तो जनरल ऑफर है, आपने लिखा है कि 50,000 रुपये दूंगा, जो भी ढूंढ के लेके आएगा। मैं ढूंढ के लेके आ गया हूँ, अब मुझे पैसे चाहिए। लेकिन ओनर ने ऐसा करने से मना कर दिया और कोर्ट में केस पहुंचा, तो इट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि ओनर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसने ये पोस्टर बनाया था उस टाइम पे सर्वेंट तो मौजूद ही नहीं था, उसको तो पता ही नहीं था कि जो है अगर वो ढूंढ के लेके आएगा तो 50,000 रुपये उसको इनाम में मिलेंगे। तो क्योंकि ओनर ने ये कम्युनिकेट नहीं किया था ऑफर, ठीक है, बी को नहीं बताया गया था, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, वो वैलिड ऑफर हुआ ही नहीं बी के लिए, तो इसलिए बी अब वो क्लेम नहीं कर सकता रिवॉर्ड को। तो अगेन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी ने आपको ऑफर ही नहीं किया आप एक्सेप्ट कैसे करोगे वो ऑफर? अगर आपको पता ही नहीं कि रिवॉर्ड मिलने वाला है तो आपने एक्सेप्ट कैसे किया? सिर्फ ऑफर करने से तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते। तो पहले ऑफर करेगा एक पर्सन, दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों के बीच में। तो इस केस में भी यही चीज़ थी कि जब उसको पता ही नहीं था कि उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है तो उसने एक्सेप्ट कैसे किया? जब एक्सेप्टेंस हुई ही नहीं तो दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं किया गया, तो इसीलिए जो सर्वेंट है उसको पैसे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है, एन ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अब जैसे कहते नहीं है कि आपने मूवीज में देखा होगा कि अगर कुछ नहीं बोल रही हीरोइन तो हाँ हाँ समझ लेंगे, ठीक है, तो ऐसा लॉ क्या कहता है, दिस इज रॉन्ग। तो ये ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं है, आप ऑफर में ऐसा नहीं लिख के भेज सकते। सपोज ए ने कहा कि मैं तुम्हारे को साइकिल देने के लिए रेडी हूँ 20,000 में, ठीक है, और तुम मुझे 10 दिन के अंदर अंदर बता दो, ठीक है। अगर 10 दिन के अंदर अंदर तुम मुझे नहीं बताते, अगर मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता, तो मैं समझूंगा कि तुमने ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस दे दी है, ठीक है। अगर ऐसा क्लॉज वो लिख के भेज देता है तो भी ये वैलिड ऑफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी ऐसा क्लॉज नहीं डाल सकते, कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते कि अगर रिप्लाई नहीं आया, अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं हाँ समझ लूँगा। ऐसा नहीं है, पर्सन को खुद बोलना पड़ेगा, यहाँ पे बी को हाँ बोलना पड़ेगा तो ही हाँ होगा। अगर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया तो दैट मीन्स वो इंटरेस्टेड नहीं है, दैट इज अ नो, ठीक है। तो अगेन लीगल टर्म्स में आप ये नहीं कह सकते कि अगर तुमने ये चीज़ को कुछ नहीं बोला तो मैं उसको एक्सेप्टेंस ले लूँगा। नेक्स्ट, ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ऑफर जो है वो किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन
के साथ रखा जा सकता है कि मैं तुम्हें अपना साइकिल दूंगा 20,000 रुपये में, और लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें पहले मुझे ये नौकरी देनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर तुम्हारे को ये काम पहले करना पड़ेगा। तो अगेन ऐसी शर्त रखना और फिर ऑफर देना ये भी वैलिड है। आप कोई भी कंडीशन रख सकते हो ऑफर के लिए। लास्ट पॉइंट है, टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स का मतलब क्या है? सपोज 2 अप्रैल को ए ने एक चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी में लिखा उसने कि वो अपना साइकिल जो है 20,000 रुपये में बी को देना चाहता है, ऑफर करना चाहता है, सेल करना चाहता है, ठीक है। अभी लिख रहा है 2 अप्रैल को। बी ने भी 2 अप्रैल को एक लेटर लिखी कि वो 20,000 रुपये में ए का साइकिल खरीदना चाहता है। दोनों सेम बात कह रहे हैं, ये बेचना चाहता है अपना साइकिल, ये खरीदना चाहता है, टर्म्स भी सेम है, 20,000 20,000, ठीक है। दोनों ने पोस्ट कर दी लेटर, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने ऑफर कर दिया। ऐसा ऑफर, इसको हम कहते हैं क्रॉस ऑफर्स। दोनों के ऑफर क्रॉस हो गए, क्लैश हो गए, और दोनों के ऑफर सेम थे, आइडेंटिकल थे, ठीक है। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या ज़रूरी है? पहले ऑफर होना, फिर एक्सेप्टेंस होना। यहाँ पे एक्सेप्टेंस तो हुई ही नहीं, दोनों ने ही ऑफर किया है, तो इसलिए ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो एक पर्सन को ऑफर करना पड़ेगा, दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वही रूटीन है, वही प्रोसीजर है, वही कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। तो ये रूल्स थे रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर। नेक्स्ट, अब ऑफर हमेशा तक नहीं रहता कि आपने ऑफर दे दिया किसी पर्सन को कि मैं तुझे अपना साइकिल दूंगा, 20,000 रुपये में बेच दूंगा अगर तू एक्सेप्ट करता है, और 8 साल बाद वो बंदे ने कहा कि मुझे अब साइकिल चाहिए, तूने मुझे ऑफर किया था, मैं 20,000 रुपये देने के लिए रेडी हूँ, तो अगेन वो ऑफर तब तक ख़त्म हो चुका होगा। तो वो कौन सी चीज़ें, कब ऑफर जो है वो ख़त्म हो जाता है, या कब आप ऑफर रिवोक कर सकते हो। रिवोक मतलब वापस ले सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपने अभी ऑफर किया किसी पर्सन को कि मैं तुम्हारे को अपना घर 90,000 में सपोज बेचना चाहता हूँ, एंड देन यू रियलाइज्ड कि नहीं, आपको ये नहीं करना, ठीक है, तो आप अपना ऑफर वापस भी ले सकते हो। वो वापस लेने को हम कहते हैं रिवोक करना, ठीक है। रेवोकेशन वो भी हो सकती है। लेकिन अब इसके क्या वैलिड पॉइंट्स होते हैं, कब कब लैप्स हो सकता है ऑफर, या कब कब रिवोक हो सकता है ऑफर? सबसे पहले आफ्टर स्टिपुलेटेड और रीजनेबल टाइम, कुछ टाइम बाद, ठीक है। जैसे अगर तो आपने मेंशन कर दिया, जैसे कि मैं तुम्हारे को अपना साइकिल बेचना चाहता हूँ 20,000 रुपये में, 10 दिन के अंदर अंदर मुझे बता देना कि तुम विलिंग हो या नहीं हो। 10 दिन पूरे हो गए, उस पर्सन का रिप्लाई नहीं आया, दैट मीन्स ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। 10 दिन पूरे हो गए, उस बंदे ने ना कर दी, दैट मीन्स ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। और अगर अगेन उसके बाद 11th डे पे वो पर्सन कहता है आगे कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, ठीक है, तो अब आपके ऊपर है, आपको वो ऑफर जो है वो मानना है, उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो माननी है या नहीं माननी, अब आपके ऊपर है। आप चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि नहीं अब टाइम खत्म हो गया, ठीक है, अब आपके ऊपर है, लॉ आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालता, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप एक्सेप्ट कर लो उसकी एक्सेप्टेंस को, या फिर आप कहो कि नहीं अब तो टाइम ख़त्म हो चुका है, अब मेरा ऑफर जो है वो वैलिड नहीं है। तो अगेन आफ्टर स्टिपुलेटेड या रीजनेबल टाइम जो है आपका ऑफर जो है वो लैप्स कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर बाय चांस आपने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी मेंशन नहीं किया कि 10 दिन या 12 दिन, ठीक है, तो वो कोर्ट क्या देखेगा? रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम केस टू केस वेरी करेगा, आपने किस तरीके से क्या मोड यूज़ किया था ऑफर करने के लिए, ठीक है, आप कितने ज़्यादा इच्छुक थे कि आप ये ऑफ़र कर सको, वो चीज़ कैसी थी, पेरिशेबल गुड्स थी तो नेचुरली 6 महीने तक तो ऑफ़र वैलिड नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें, वो क्या केस था, क्या जो है प्रोडक्ट, क्या क्या क्वालिटी थी, कैसा प्रोडक्ट था, आपका मोड क्या था,
उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करता है कि रीजनेबल टाइम क्या था और एक्सेप्टेंस जो है वो रीजनेबल टाइम में पहुंची आपके पास या नहीं पहुंची, और फिर वो डिसाइड होगा कि आपका ऑफर लैप्स हुआ या वैलिड था। सेकंड, बाय नॉट एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड। अब क्या होता है, कई बार पर्सन क्या करते हैं, पर्सन ने कहा, ए ने कहा सेम एग्जाम्पल कि मैं साइकिल बेचूंगा तुम्हारे को 20,000 रुपये में, ठीक है, अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो 10 दिन के अंदर अंदर मुझे बाय पोस्ट भेज दो, ठीक है। अब बी ने क्या किया, बी को जैसे ही ये पोस्ट मिली, ठीक है, वो विलिंग था, लेकिन उसने टेलीफोन कर दिया, उसने फ़ोन के थ्रू कहा कि मुझे मंजूर है, मैं 20,000 रुपये में तुम्हारा साइकिल खरीदने के लिए रेडी हूँ। अब ए के ऊपर है क्या उसकी एक्सेप्टेंस जो है बी की वो मानता है या नहीं मानता, क्योंकि ए ने क्या कहा था, बाय पोस्ट मुझे भेजो कि तुम एक्सेप्ट करते हो या नहीं। तो क्योंकि ए ने स्पेसिफाई किया था कि मुझे इसी मोड में तुम्हारी एक्सेप्टेंस चाहिए, लेकिन वो मोड में एक्सेप्टेंस नहीं आई, तो ए के ऊपर है, ए रिजेक्ट भी कर सकता है कि नहीं तुमने बाय पोस्ट नहीं भेजा तो मुझे ये तुम्हारी एक्सेप्टेंस मंजूर नहीं है। और ए चाहे तो बिना कुछ बोले कह सकता है कि ठीक है तो तुम मुझे 20,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हारे को साइकिल भेज दूंगा। तो दोनों ही केस में अब ए के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेता है। तो अगेन, अगर आपको ऑफर किया जा रहा है और ऑफर में लिखा जा रहा है कि आपको एक्सेप्टेंस एक स्पेसिफिक मोड के थ्रू भेजनी है, तो आपको वही मोड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो ऑफर कर रहा है ऑफरर के हाथ पे है कि वो आपके एक्सेप्टेंस को मानेगा या नहीं मानेगा। थर्ड, बाय रिजेक्शन। रिजेक्शन में भी ऑफर जो है वो लैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नेचुरली जब आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो नेचुरली जो ऑफर जिसने दिया था उसका ऑफर ख़त्म हो गया। जैसे कि इसमें दो केसेस हो सकते हैं, कंडीशनल एक्सेप्टेंस और काउंटर ऑफर। कंडीशनल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, तो ए ने, सेम एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को कहा मैं 20,000 रुपये का साइकिल अपना बेचना चाहता हूँ तुम्हें, अगर तुम रेडी हो, विलिंग हो तो मुझे अपनी एक्सेप्टेंस दे देना, ठीक है। बी ने कहा ठीक है मुझे 20,000 में तुम्हारा ये साइकिल खरीदना है, लेकिन मेरी कंडीशन है कि तुम पहले इस साइकिल के ब्रेक्स चेंज करवाओगे, फिर उसके बाद मुझे दोगे। इसको हम कहते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि पर्सन ने एक्सेप्ट तो किया लेकिन कंडीशन लगा के एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे सौदा नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस अगर आप कर रहे हो तो आप कंडीशंस नहीं लगा सकते। सिर्फ जो बंदा आपको ऑफर कर रहा है वो कंडीशन लगा सकता है, ठीक है, लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको चीज़ों को एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा। क्योंकि आपने कंडीशन लगा दी एक्सेप्टेंस के टाइम पे, तो वो जो ऑफर था वो इनवैलिड हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो अगेन रिजेक्ट कैसे हो गया कि आपने एक्सेप्ट भी किया लेकिन कंडीशन लगा के एक्सेप्ट किया, तो भी उस ऑफर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको एज इट इज ही ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। काउंटर ऑफर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पर्सन ने, सपोज यहाँ पे ए ने कहा कि मैं 20,000 रुपये में अपना साइकिल बी को बेचना चाहता हूँ। बी का रिप्लाई आया मैं साइकिल खरीदने के लिए रेडी हूँ लेकिन मैं 15,000 रुपये दूंगा। अब ये क्या है, काउंटर ऑफर, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, उसने काउंटर करा कि 20 नहीं दूंगा मैं 15 दूंगा। अब द मोमेंट बी ने 15,000 रुपये बोल दिया, अब यानी कि ए जो है उसका ऑफर इनवैलिड हो गया, वो 20,000 वाला ऑफर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अगर ए कुछ भी रिप्लाई नहीं करे और बी को लगा कि नहीं यार ये तो साइकिल हाथ से गया, और दोबारा से वो लिख के भेजे कि चलो ठीक है अब मैं 20,000 में साइकिल खरीदने के लिए रेडी हूँ, तो भी पुराना ऑफर तो है ही नहीं अब,
क्योंकि जैसे ही बी ने काउंटर ऑफर किया पुराना वाला ऑफर खत्म हो चुका है। अब बी 20,000 रुपये में भी साइकिल नहीं खरीद सकता। ए को दोबारा ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है, या बी दोबारा ऑफर करेगा, ठीक है, कि मैं 20,000 रुपये में तुम्हारा ये साइकिल खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम विलिंग हो बेचने के लिए। तो दोबारा से सब कुछ होगा। पुराना वाला जो ऑफर है वो खत्म हो चुका है, वो कोर्ट की नज़रों में अब वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर बिफोर एक्सेप्टेंस। तो बी ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन ए की अगर डेथ हो जाती है या ए की दिमागी हालत खराब हो जाती है तो उस केस में भी अगेन ऑफर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जिसने ऑफर किया वही अब प्रेजेंट नहीं है, उसकी डेथ हो गई है या मेंटली स्टेबल नहीं है। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स में किया था कि वो मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इसलिए डेथ और इंसैनिटी के साथ ही अगर एक्सेप्टेंस से पहले ये दोनों चीज़ें हो जाती है ऑफरर के साथ, तो देन ऑफर जो है वो ख़त्म हो जाता है। बाय रेवोकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ए ने बी को ऑफर कर दिया था, लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले ही ए को लगा नहीं नहीं मुझे ऑफर नहीं करना, मुझे ये चीज़ अब बेचनी ही नहीं है, तो उसने अपना ऑफर वापस ले लिया। उसने फटाफट फ़ोन किया कि मुझे ऑफर नहीं देना, तो तुम एक्सेप्टेंस अपनी मत भेजना, अगर भेजने भी वाले थे मैं अपना ऑफर वापस ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसकी एक और एग्जाम्पल हम लॉ में करते हैं कि क्या हुआ, एक जगह पे नीलामी चल रही थी, तो नीलामी के केस में हर कोई अपनी बिडिंग करता है, हर कोई अपनी प्राइस बताता है। तो ऐसे ही एक पर्सन ने प्राइस बताई कि मुझे सबसे हाईएस्ट प्राइस था वो, उसके बाद कोई पर्सन कुछ नहीं बोला। तो नीलामी के टाइम पे अगर हैमर जो है, हथौड़ा जो है नीचे लग गया, ठीक है, तो दैट मीन्स वो चीज़ आपने जितनी प्राइस बताई है लास्ट पर्सन ने, उसकी वो चीज़ उतने प्राइस पे हो गई, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, हथौड़ा नीचे गिरने से पहले उस पर्सन ने कहा कि नहीं नहीं मुझे ये प्राइस पे ये चीज़ नहीं लेनी है। तो अगेन एक्सेप्टेंस से पहले ही उसने अपना ऑफर वापस ले लिया, इसको हम कहते हैं रेवोकेशन। ये भी ठीक है, अगर आप ऑफर वापस लेना चाहते हो तो एक्सेप्टेंस से पहले ही आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं अपना जो ऑफर है वो वापस ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो रेवोकेशन का पॉइंट है, उसके बाद आपका ऑफर जो है वो इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन प्रेडिसेंट टू एक्सेप्टेंस। तो अगेन अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन लगाई थी, जैसे ए ने बी को कहा कि मैं ऑफर करता हूँ अपना साइकिल 20,000 रुपये में, ठीक है, मैं तुम्हें सेल करूँगा, लेकिन ये साइकिल खरीदने से पहले तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन लगा के उसने ऑफर भेज दिया बी को। बी ने कहा मैं साइकिल खरीदने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जॉब का ऑफर जो है उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब क्योंकि उसने एक कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो भी क्या हुआ, अगेन एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, तो भी वो ऑफर जो है वो वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि जिस टाइम पे ऑफर दिया गया था, ऑफर के साथ आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, और जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उसको एज इट इज़ ही वो एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, वो कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर एक्सेप्टेंस देते वक्त वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो वो उसकी एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो भी आपका ऑफर जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सेम एग्जाम्पल, ए ने बी को साइकिल के लिए ऑफर किया 20,000 रुपये में, ठीक है, लेकिन बी ने एक्सेप्टेंस करने से पहले, ठीक है, अभी बी एक्सेप्टेंस के लिए टाइम ले रहा था, सपोज 10 दिन थे उसके पास एक्सेप्ट करने के लिए, 5वें ही दिन साइकिल जो है वो टूट गया, ख़राब हो गया, ठीक है, साइकिल इस कंडीशन में ही नहीं रहा कि वो वापस सही हो सके, तो उस केस में भी ऑफर जो है अब ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी, जो सब्जेक्ट मैटर था, जो कॉन्ट्रैक्ट जिस पे टिका हुआ था,
जो चीज़ थी वही अब नहीं रही, ठीक है, वही या तो डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, ठीक है, ख़राब हो चुकी है, या कई केसेस में, कई कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, सपोज जैसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपने आज ऑफर किया तो कल वो पर्सन एक्सेप्टेंस दे देगा। आप कुछ टाइम पीरियड देते हो और टाइम पीरियड के बीच में ही कई बार गवर्नमेंट उस चीज़ को इलीगल कह देती है कि आप अब इस चीज़ पे ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो इलीगल हो जाती है चीज़। या जिस प्रॉपर्टी, जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप बात कर रहे हो वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तो भी आपका ऑफर जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जिसके बारे में बात हो रही थी वो तो अब है ही नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो एक्सेप्टेंस के पहले अगर ये चीज़ हो जाती है तो भी आपका ऑफर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सब था ऑफर के ऊपर, ऑफर होता क्या है, वैलिड ऑफर के क्या पॉइंट्स है और कब कब ऑफर जो है वो ख़त्म हो सकता है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।